हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस समय तक हम लोग 20 के सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस सपोर्ट के लिए। तो पहली बात तो यही। दूसरी बात, मैंने आप सबसे वादा किया था कि जैसे हम लोग 20 के सब्सक्राइबर होंगे, करेंट अफेयर की क्लासेस विद इन वीक आपकी 6 मंथ की कंप्लीट कर दी जाएगी। एक क्लास में 1 महीने की करंट अफेयर रहेगी। क्लास की ड्यूरेशन 1.5 से 2 घंटे के बीच की रहेगी, ठीक है। और जितनी करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, वादा करता हूं आपको, सारे करंट के टॉपिक को ट्रेडिशनली लिंक कराऊंगा। सारे जितने भी ट्रेडिशनली क्वेश्चन पूछ के आए होंगे, एक एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा। तो ये क्लास केवल ये मत सोचो कि ट्रेडिशनल मतलब करंट अफेयर के फैक्ट बताने वाली क्लास रहेगी, बल्कि आपकी पीवाईक्यूज भी इसके पैरेलली मैं आपको तैयार कराऊंगा। बहुत सारी एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में बता चुका हूं कि हमारा प्लान क्या रहने वाला है। इंतजार खत्म हो गया है। विद इन 24 आवर आपके पास करंट अफेयर की क्लासेस जाना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम लोग आते हैं, हमने जो क्लासेस देखो, मैंने काउंट किया तो अराउंड 100 पेजेस 104 पेजेस हमारे बचे हुए हैं पढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कि मुझे कम से कम 10 पेजेस टारगेट करना पड़ेगा एक दिन में पढ़ाने के लिए, ताकि अगली 10-12 क्लासेस में आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाए। देखो ये एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इसको एक सब्जेक्ट कभी मत मानना। ये लेंथ के हिसाब से मतलब एक सब्जेक्ट ही है, बट जब इसकी लंबाई देखते हो कि यार कितने पेजेस हैं, ठीक है। अभी पेज पूछा गया था ना कि संविधान में कितने पेज हैं, तो जब पेजेस पे जाते हैं आप लोग, तो ये कई सब्जेक्ट के एक एक पार्ट इसका एक एक सब्जेक्ट के बराबर है, ठीक। तो इसके लिए टाइम लगा। ऐसा नहीं कि हमने बहुत स्लो स्पीड में पढ़ा है। एक क्लासेस में हमारा 45 के करीब में क्वेश्चन हो रहा है, एवरेज हमने निकाला। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे जाते हैं। पहले कुछ रिवीजन करा देता हूं। तो कल हमने क्या है, जब हमारा ये क्लास कंप्लीट हुआ था, तो हमने क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय, या हम लोग कह सकते हैं आफ्टर 1857, पत्र पत्रिकाओं का जो विकास होता है, तो वो किसके द्वारा वो पत्र पत्रिकाएं लिखी गई, उनका नेचर क्या था, किसके अगेंस्ट बातें बोली गई थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो किसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बातें बोली गई, किसमें भारतीयों को जागृत करने की बात बोली गई, कौन सी पत्र पत्रिकाएं ऐसे थे जो कांग्रेस के अगेंस्ट थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। तो पहले 3-4 मिनट में क्या करूंगा, आपको कुछ क्या करूंगा, रिकॉल कराऊंगा। जैसे कुछ होमवर्क लो आप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई कल मैंने बताया था, आपको बताना है। इसी तरीके से एक बुक है कॉल, जो कि कांग्रेस की आलोचना करती है काल के बारे में। आप बताओ कि काल किसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ओके, काल। तीसरी आप देखो, आपके पास एक होमवर्क दिया हूं, बंगाल गजट, द बंगाल गजट नहीं, ओनली बंगाल गजट। इन 3 बुक्स का कमेंट बताओ कि भाई ये जो 3 समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर या जो पत्र पत्रिकाएं हैं, वो किसके द्वारा, मैगजीन से किसके द्वारा लिखी गई थी, इनके संपादक या राइटर कौन थे, ये आपको बताना है। ओके, तो कमेंट करना। देखो कल जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूं, 2-2 हजार लोग के करीब में वीडियोस देखते हैं, कमेंट 5 से 7 करते हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग होमवर्क में या तो उतना इंटरेस्टेड नहीं है, या तो क्लास को लास्ट तक नहीं देख रहे हैं। क्लास के बीच में 1% बकवास नहीं रहती है, ईमानदारी से आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखेंगे देख लेना। हमने पहले 2 मिनट में 3 मिनट में रिवीजन करा दूंगा। जैसे बंगवासी, केसरी हमको पता है, केसरी, गीता रहस्य, मराठा, ये 3 बुक्स है किसकी, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। काल किसकी बुक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, काल किसकी बुक है आपको कमेंट करके बताना है। ये तो मैंने होमवर्क ही दिया है। ऊपर देखोगे कह रहा कि तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था, तो जस्ट भी आपको बताया हूं। तो तिलक जी की पत्र पत्रिका हमने देखा था। इसके बाद से इंडियन ओपिनियन, जानना ये वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी की पत्रिका थी, जो कि साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसके संपादक, प्रथम संपादक के तौर पे कौन थे, तो मनसुख लाल नजर थे, ठीक है, मनसुख लाल नजर जी थे। तो इस तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय की बुक्स हो, जितने भी एजुकेशन से संबंधित योजनाएं थी, कमिटीज थी, उन सबके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने ऑलरेडी क्लास लिया था। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप इसका आंसर बताओगे तो अच्छा लगेगा। ओके, अब देखो, तो पहले का आंसर आपकी स्क्रीन पे दिख गया। जो आपकी बंगाल गजट है, उसको लिखने वाले कौन है, ये समाचार पत्र लिखने वाले हैं गंगाधर भट्टाचार्य। इंग्लिश में लिखा गया था ये, ठीक है, किसी भारतीय द्वारा लिखा गया इंग्लिश में। ये इंग्लिश में, बंगाल गजट इंग्लिश में लिखाई गई थी। तो बंगाल गजट आपको पता चल गया। ओके, नेक्स्ट मैंने आपसे होमवर्क क्या दिया है, फ्री हिंदुस्तान और काल। तो काल का आंसर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। काल के आंसर क्या है, शिवराम महादेव
परांजपे, शिवराम महादेव परांजपे की बुक थी काल। इसके बाद से आपको मैंने फ्री हिंदुस्तान होमवर्क दिया था, तो फ्री हिंदुस्तान आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। तारकनाथ दास जी के द्वारा क्या है आपकी क्या लिखी गई थी, ये लिखी गई थी फ्री हिंदुस्तान। तो तीनों के आंसर्स आप देखोगे हमने कर लिया, ऑलरेडी हमने किया हुआ था। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते, देखो आगे क्या है ना कि बुक्स के बारे में सारी जानकारियां हैं, सारी क्या है पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन के ऊपर ही हैं। अब देखो यहां कह रहा है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया, ठीक है। यानी जो इंग्लिश की जो मैगजीन थी, जो साप्ताहिक यानी वीकेंड मैगजीन थी, वीक में एक बार आती थी, वो किसकी थी, तो ये बुक का जो संबंध है ये अरविंदो घोष की बुक थी। अभी वंदे मातरम का उर्दू वर्जन भी है, देखना ये अंग्रेजी साप्ताहिक है, क्लियर बात समझना, कभी भी फंसना नहीं। अभी नीचे क्वेश्चन उस पर भी बन गया है, तो कह रहा है कि अंग्रेजी साप्ताहिक जो वंदे मातरम वो अरविंदो घोष की है। अरविंदो घोष की कुछ और बुक्स जैसे देखो यहाँ पे युगांतर, कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन, ठीक है, सावित्री, इनके बारे में लिख दिया गया है। लोकमान्य तिलक जी के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस हमको पता है कि 2 टाइम इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो दोनों बार कौन सा, ठीक है, बैक टू बैक कांग्रेस की उन्होंने अध्यक्षता की। जो वार्षिक अधिवेशन था उसकी कौन सा ऐसा वार्षिक अधिवेशन था जिसमें पट्टाभी सीतारमैया जो इनके अगेंस्ट के प्रत्याशी थे, इनके अपोजिट प्रत्याशी थे, जिनको गांधी जी का समर्थन भी प्राप्त था, लेकिन उन्हें हरा देते हैं, जिसके वास्ते गांधी जी के कहीं थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति आ जाती है, सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करना पड़ जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट नहीं सही है, यस या नो में आंसर दो। और अगर ये सही स्टेटमेंट है तो इसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी आगे क्या करते हैं, आ जाइए। इसके बाद से स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन है, तो स्वदेश वाहिनी के संस्थापक आपके श्री रामकृष्ण पिल्लई जी हैं, ठीक है। श्री रामकृष्ण पिल्लई जी क्या है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक है या संपादक है, संस्थापक नहीं संपादक, सॉरी, ठीक है, संपादक है। अब देखो यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। पेपर में क्वेश्चन बन के आया केवल इंडिपेंडेंट के बारे में। इंडिपेंडेंट कह रहा है कि किससे जुड़ा था, इंडिपेंडेंट एक मैगजीन इंग्लिश की, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो देखो दोनों नेहरू, बड़े नेहरू और छोटे नेहरू दोनों पढ़े लिखे थे। मोतीलाल नेहरू भी वकील थे पेशे से, जवाहरलाल नेहरू भी एडवोकेट थे पेशे से, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने कई सारी, जैसे ध्यान देना, जो लाल किले पे लाल किला मुकदमा था उसमें भी मोतीलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि तेज बहादुर सप्रू के द्वारा उसको लीड किया गया था, उस वकीलों की जो ग्रुप थी भारतीयों की तरफ से, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा उसको लीड किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू हमको पता है इनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जी मिलके स्वराज पार्टी का गठन भी करते हैं, ठीक है। स्वराज पार्टी की अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक बड़ी उपलब्धि बताओ, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि ये क्या हो गया, एक सेकंड, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, एक बीच में किसी ने कॉल कर दिया था, व्हाट्सएप कॉल एक्चुअली, और व्हाट्सएप क्या हुआ ना कि मेरे सिस्टम में भी इंस्टॉल कर लिया मैंने, ताकि आप लोग की रिप्लाई कुछ कर दूं। तो व्हाट्सएप कॉल की वजह से क्या हुआ ना कि क्लास आपकी पॉज हो गई है। उम्मीद करेंगे कि वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही होगी, ओके। तो स्वराज पार्टी ने क्या किया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, यानी जो केंद्रीय असेंबली थी, ठीक है, उसमें एक भारतीय सदस्य को पहुंचाया था। उस भारतीय सदस्य का नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें बताता चल रहा हूं पहले, ये दोनों पर्सनालिटीज ने मिलके। तो इंडिपेंडेंट था मोतीलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू की एक बुक थी, उसका नाम था मेरी कहानी, ध्यान देना, मेरी कहानी। द नेशनल हेराल्ड भी एक मैगजीन है, ठीक है, एक मैगजीन थी जिसके संपादक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। जिसके संपादक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो हम लोग यहाँ पे सारी चीजें देख लें, ठीक है। एक बुक आती है यंग इंडिया और एक बुक आती है न्यू इंडिया। आप बताओ इन दोनों का संबंध किससे है, जिसका संबंध आप बताओ गांधी जी से है, और किसका संबंध, ठीक है, होम रूल लीग चलाने वाली, ठीक है, सेकेंड पर्सन जो लेडीज थी उनका था, जिन्होंने तिलक जी के साथ चलाया था, ठीक है। तो इसमें से ये होमवर्क है, ये आरओ में क्वेश्चन बन के रिसेंट में आया था, और रिसेंट में ही यूपीपीएससी में भी बन के क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि समाचार पत्र को उनकी भाषा से मैच करा रहा है, कि भाई समाचार पत्र और भाषा के बारे में बताओ, ठीक है। भारत मित्र किस में लिखा गया है, राष्ट्र मित्र किस में लिखा गया, राष्ट्रमत किस में लिखा गया, प्रजा मित्र। तो देखो मैं ऐसे याद किया हूँ, मोदी जी आते हैं तो जो सामने प्रजा बैठी रहती है उसको क्या कहते हैं, मेरे मित्रों, ठीक है।
तो अपने प्रजा को मित्र कौन कहता है? तो एक गुजराती भाई कहता है, ठीक है। हम लोग शायद मोटा भाई बोलते हैं ना उनको, अमित शाह जी को। और गुजराती में शायद उस एक मूवी आई थी ना वो अमिताभ बच्चन की, जिसमें बोलते कि मोटा भाई का मतलब बड़ा भाई या कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो यानी गुजराती, प्रजा मित्र का संबंध गुजराती, मैं ऐसे याद किया हूं और नॉर्मली एक से मेरा बैठ जाता आंसर। तो भैया सी का क्या हो गया? 2 हो गया। तो सी में यहां पे कहीं 2 नहीं है, तो भाई 2 तो कट गया ऑप्शन। आगे आ जाओ, सी में केवल एक ही जगह 2 है, वो है ऑप्शन नंबर सी में। आंसर तो हमको केवल इतने से मिल गया। अब ध्यान देना, भारत मित्र को आपको हिंदी से मैच कराना होगा। बोलोगे सर ये कौन सी बात है? तो भारत का जो भाषा है, राष्ट्रीय भाषा, हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हो जाए, क्या इच्छा रखते हैं? तो भाई हमारी इच्छा है हिंदी हो जाए। तो भारत मित्र किस में है? तो भारत मित्र आपकी हिंदी में है, ठीक है। अब आ जाओ, प्रजा मित्र हमने पढ़ लिया गुजराती में। नायक, देखो बंगाल के विभाजन का सबसे बड़ा कारण क्या है कि बंगाल में सबसे जो नायक आए हैं, जो राष्ट्रीय नायक का कॉन्सेप्ट देखोगे, जो सर्वाधिक राष्ट्रीय नायक आए हैं वो कहाँ पे हैं? तो वो बंगाल में है। अच्छा, मैं तो नेट ऑफ भी कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड क्लास है या भाई, ठीक है। अभी दिमाग है क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो फिर नेट की काम है ही नहीं। अब कोई भी फ़ोन करेगा तो कुछ नहीं होगा। अब कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं डर रहा था दोबारा किसी का फ़ोन ना जाए, ऐसा कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है। तो नायक हो गया बंगाली, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो आपने 2 मिला भाई, प्रजा मित्र को आपको तैयार कर लिया, नायक कैसे तैयार करना ये आपको पता चल गया, ठीक है। आपकी बात बता, बस राष्ट्रमत भी आपको तैयार करना तो बहुत आसान सा बात है। देखो शिवाजी ने, ठीक है, शिवाजी आपको पता है कि वो मराठावाड़ बेल्ट से संबंधित है, एक वृष्टि छाया क्षेत्र था, ठीक है। अब देखोगे शिवाजी ने क्या किया, जब औरंगजेब की जेल से छूट के आते हैं, औरंगजेब के बंधक से खुद को आज़ाद करा लेते हैं। जयसिंह और शिवाजी के बीच में कौन सी ट्रीटी हुई थी आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। तो जब खुद को आज़ाद कर लेते हैं, तो जब वो वापस मराठावाड़ा लौट के आते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, शिवाजी मराठा राष्ट्र का निर्माण करते हैं, मराठा राज्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रमत किसका हो गया? मराठी में लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो लोकेशन पूछ रहा है, इसमें एक जो बुक है आपका स्वदेश, ये गीता प्रेस के द्वारा निकाला जाता था, ठीक है। और गीता प्रेस हमको पता है कहाँ पे है? गोरखपुर में है, ठीक है, सीधी सी बात। तो ए का 4, गीता प्रेस कहाँ पे है मेरे भाई? गोरखपुर। अभी गीता प्रेस को 1 साल पहले एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया था, जिसको देने मोदी जी खुद उसके बाद से गोरखपुर आए थे और गीता प्रेस गए थे इस उपलब्धि पे, ठीक है। तो स्वदेश का क्या हो गया? स्वदेश का हो गया 4, ठीक। अब आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं भारत बंधु, ठीक है। ए का 4 मिलाओगे, ए के 4 से आंसर मिल जा रहा है, ए के 4 से क्या आपका आंसर मिल जा रहा है, ठीक। अब बाकी चीज याद कर जाओ। देखो भारत बंधु, तो अभी हमने भारत मित्र नामक एक पत्रिका देखा था जो कि हिंदी में लिखी गई थी। इसी तरीके से भारत बंधु एक न्यूज़पेपर है, एक मैगजीन है, जो कि हाथरस, कहाँ पे? हाथरस में इसका प्रकाशन होता था, हाथरस में, ओके। इसके बाद से सत्यवादी का संबंध किससे? आगरा से। अच्छा, तो आगरा में क्या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जब हो रहा था, सोशल रिलीजियस जब रिफॉर्म मूवमेंट हो रहा था, तो क्या किसी मूवमेंट का संबंध आगरा से था? क्या किसी मूवमेंट का संबंध आगरा से था? ये होमवर्क ले लो, सब पढ़ाया हुआ हूं, बस आपका नॉलेज चेक करने की कोशिश करो कि यार फैक्ट्स आप कितना आपके दिमाग में बैठा गया है, ठीक है। और जिसके पास शक्ति होगी वो क्या करेगा? किसी को भी मोड़ देगा, ठीक है। मान लो बाहुबल है, एकदम मोड़ मार के किनारे कर देगा। तो अल्मोड़ा से शक्ति क्या है? शक्ति नामक जो मैगजीन थी या न्यूज़पेपर था, वो उसका अल्मोड़ा में प्रकाशन होता था, ठीक है। तो मुझे देखो शक्ति जो है आप इस तरह से याद कर लो, ठीक है। जैसे देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने जैसे याद किया है मैं सेम वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम में फैक्ट्स कोई जरूरी नहीं कि सारे आपको पता है। कितनी बार आपको बस एक दिमाग में एक इमेजिनेशन तैयार करना होता है कि यार अपने लोग ऐसे तैयार किए थे, ठीक है। आ जाओ आगे, देखो द लीडर जो है, आप सोचो कि मदन मोहन मालवीय इतने बड़े लीडर थे कि जब वो यरौदा जेल में गांधी जी बंद थे, 1932 का वो दशक, ठीक है, यो ड्यूरेशन, जब सांप्रदायिक जो प्रोग्राम था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो प्रचार करती है ब्रिटिशर्स का, तो जो सांप्रदायिक पंचायत की उनके द्वारा घोषणा की गई थी, जिसकी वजह से पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में, तो उस पर सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो भाई लीडर थे, तभी तो गांधी जी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक। तो मदन मोहन मालवीय इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक। मदन मोहन मालवीय ने ही
हिंदू महासभा का भी गठन किया था। ओके, तो आपके हो गए बी का 3, बी का 3 मैच कराओगे तो बी का 3 कहाँ पे है, 2 जगह पे है, बी का 3 2 जगह पे है। अब आंसर आओ। अब देखो, अब एक ट्रिक यहाँ पे यूपीपीसीएस का नॉर्मली ट्रिक बताता हूँ, लेकिन ये ट्रिक का इस्तेमाल तभी करना जब आपको पेपर में क्वेश्चन ना आ रहा हो। वैसे आपने मान लो मिला लिया इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये आसान था, लीडर वाला आसान, तो बाकी भी अभी तक नेशनल हेराल्ड तो मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है कि जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 4 4 2 1, यानी एक ए का ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा, इसकी 50% पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसा कभी भी रहे, एक से ज़्यादा बार लिखा गया रहे तो मैक्स ऑफ द चांस होता है कि पहले रो में वही सही ऑप्शन होगा, यानी सी और डी इसका सही ऑप्शन होगा, ए और बी में से ही कोई ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप 50-50 में आंसर्स को कन्वर्ट, ये मैक्स ऑफ द केस में ये ट्रिक काम करता है। ओके, अब यही चीज सेम हर जगह मत मिलाने लगना, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे देखो 2 बार 3 है, यहाँ पे देखो 2 बार 2 है, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 बार 1 है, तो मैच कहाँ कर रहा है भाई, ए मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी काम करता है, और ऐसे खतरनाक ट्रिक से तभी खेलेंगे जब आपको लगे कि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। ओके, तो अब हमारे पास 2 बचा, दैनिक आज बचा, ठीक है, दैनिक जागरण नहीं, आज तक भी नहीं, ठीक है, तो वो था शिव प्रसाद गुप्ता जी का द पायनियर, जॉर्ज एलन, द पायनियर किसका था, तो जॉर्ज एलन की बुक का नाम था द पायनियर। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बुक नहीं मैगजीन का नाम था, ठीक है। बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया, तो बहिष्कृत भारत 1927 में, इन 1927 में बहिष्कृत भारत का, ठीक है, आरंभ जो है वो किया भीमराव। नाम से ही पता चला कि जो भी होगा वो कहीं ना कहीं दलित नेता होगा, ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर राइट आंसर। बहुत सिंपल सी बात थी, आपको ये थोड़ा सा बहिष्कृत भारत सोचना होगा, जो कि एक मराठी पत्रिका थी, तो बहिष्कृत भारत का संबंध किससे होगा, तो भीमराव अंबेडकर से होगा। इसमें सोचना ही नहीं था आंसर में, जैसे ये वेरी आसान क्वेश्चन था और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, नेक्स्ट कह रहा कि गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्र स्टार्ट किया हरिजन। गांधी जी और अंबेडकर जी में यही अंतर था। ओके, ठीक है, गांधी जी हरिजन कहते थे, इन्हें हरि का अवतार मानते थे, हरि का जन बोलते थे, ठीक है, मतलब हरि के रूप, अवतार नहीं, रूप के तौर पे, ठीक है, कि ये हरि के जन है, और ये दलित बोलते थे, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो पूना, ठीक है, पूना से इस मैगजीन को स्टार्ट किया, हरिजन मैगजीन को जो पूना पैक्ट हुआ था, आपको बता दूं, पूना पैक्ट हुआ था, तो एक माहौल फैल गया था कि गांधी जी क्या है, अगेंस्ट दलित है। ये कुछ जैसे होता है ना कि रूमर्स फैल जाते हैं, तो गांधी जी ने बोला कि गांधी जी उसके बाद से पूर्णतः दलित सुधार आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तुरंत बाद। और उस वक्त गांधी जी, मैंने आपको बताया यरोदा पैक्ट के, पूना पैक्ट में गांधी जी कहाँ बंद थे, यरोदा जेल में, पूना जेल में, ठीक है, जो भी कहो, तो इसी के लिए इसको पूना पैक्ट या यरोदा पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इससे भी आप सोच सकते हो कि इसका आंसर पूना होगा। नेक्स्ट आओ, ठीक है, देखो मैंने आपको बताया भी था अभी कुछ देर पहले कि क्वेश्चन पूछेगा कि उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, तो देखो ये क्या है, वंदे मातरम। तो इंग्लिश वाला मैंने आपको बताया, इंग्लिश का एक साप्ताहिक वीकली मैगजीन थी वंदे मातरम, अरविंदो घोष की। यहाँ पे लाला लाजपत राय जी के द्वारा भी लाहौर से 1920 में एक मैगजीन निकाला गया, ठीक है, वंदे मातरम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंदू के बारे में लोग पहले पढ़ चुके हैं, सुधारक के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बंगाली में से सोचो कि कौन होगा बंगाली में, तो कुछ सोचना ही नहीं है, डी का 4 ऑलरेडी दिया है। ये कह रहा भाई हमको सोचो ही मत। बंगाली क्या है, बनर्जी, SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एग्जैक्ट सही आंसर है, ठीक है, SN बनर्जी, ठीक है। अब आपको देखो हिंदू किसका था, सुधारक किसका था, ठीक है, तो हिंदू आपका क्या है, जी सुब्रमण्यम अय्यर की जो, ठीक है, समाचार पत्र था, उसका नाम था हिंदू। ओके, हिंदू इनका था। अब सुधारक किसका है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का क्या है, सुधारक है। दादा भाई नौरोजी क्या है, ब्रेन ड्रेन थ्योरी कहते हैं, यानी भारतीयों की आवाज बने थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो वॉइस ऑफ इंडिया किसका है, वॉइस ऑफ इंडिया है। और इन्होंने पहली बार पर कैपिटा इनकम का भी जो कैलकुलेशन था वही किया था। तो वॉइस ऑफ इंडिया किसका हो गया, दादा भाई नौरोजी का। ओके, अब यहाँ पे कुछ इसी तरीके से देखो, यहाँ पे लीडर हमने पढ़ लिया है, इंडिपेंडेंट हमने पढ़ लिया है। तो इंडिपेंडेंट और लीडर को किससे मिलाओ, मदन मोहन मालवीय से, ए का 1 मिला दो, आंसर निकल गया। ओके, अब बाकी फैक्ट्स आप स्क्रीनशॉट लेके चाहो तो तैयार कर लो, हमने हालांकि किया हुआ है। इंडिपेंडेंट
लीडर, ये सब तो अभी जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का हो गया, जस्टिस टीएम नायर का हो गया, ठीक है। अब आप आ जाओ न्यू इंडिया, यंग इंडिया, अभी जल्दी मैंने अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे बुक लिखा है अल हिलाल, नाम से ही लग रहा कोई इस्लामिक राइटर होगा। यहाँ पे नाम पढ़ो क्या है, अबुल कलाम आज़ाद है, एक आध दो मिला दो, एक आध दो मिलाओगे 50-50 आंसर आपको, मतलब इसको 50-50 में मेरे पापा भी कन्वर्ट कर लेते, 50-50 में, इसके आगे उनसे हिलता नहीं क्वेश्चन, लेकिन 50-50 कन्वर्ट कर देते, ठीक है। तो कभी कभी देखो जैसे अपने लोग को 50-50 में कन्वर्ट करना, ऐसा नहीं कि थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो ए और बी में या मतलब दो ऑप्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यस या नो टाइप का आंसर नहीं कन्वर्ट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल, अभी जस्ट बॉम्बे क्रॉनिकल के बारे में आप लोग पढ़े हो, फिरोज शाह मेहता जी का है, इसका आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। यहाँ पे देखो अल हिलाल, अभी जस्ट ऊपर ही आपको पता हूँ अल हिलाल के क्या होंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होंगे, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, यंग इंडिया गांधी जी बूढ़े भले थे लेकिन वो यंग इंडिया के संपादक थे, ठीक है। हालांकि यंग इंडिया का भी संबंध किससे है, होम रूल लीग आंदोलन से ही है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, तहजीब उल अखलाक, भाई इतनी तहजीब तो मोहम्मद अली जिन्ना में नहीं थी, पहले अच्छा इंसान था बाद में ये गंदा इंसान बन गया, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां जी की, ठीक है, सर सैयद अहमद खां जी के द्वारा लिखी गई एक बुक थी, ओके। संवाद कौमुदी पढ़े हुए हैं, कह रहा कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे, ठीक है, तो यंग थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था, मनसुख लाल नजर इसके संपादक थे। युगांतर अभी हमने पढ़ा किसकी है, अरविंदो घोष का है, पहले पढ़ चुके हम लोग। आ जाओ कौमी आवाज़, कौमी आवाज़ किसका किसने कौमी आवाज़ नामक एक कौमी आवाज़ का था एक उर्दू, ठीक है, न्यूज़पेपर था जिसको स्टार्ट किया था, ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई ने, ठीक है, किसके सहयोग से, जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से, ध्यान देना। तो ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है, जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया था। इसके संपादक कौन थे, तो हयातुल्लाह अंसारी थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपी स्पेशल फैक्ट है, ठीक है। कौमी आवाज़ जो फैक्ट था ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि आफ्टर 1857 क्या कंट्रीब्यूशन है स्वतंत्रता आंदोलन में, तो आप कौमी आवाज़ मैगजीन के बारे में जरूर लिखना। इस मैगजीन से कौन कौन जुड़े थे, जवाहरलाल नेहरू का संबंध था इससे, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है, इसके प्रकाशन के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने प्रारंभ किया था। संपादक कौन थे, तो हयातुल्लाह अंसारी, हयातुल्लाह अंसारी इसके संपादक थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो बाकी अब मतलब आपको उसी सेम पैटर्न पे मिला तो कुछ नहीं, जैसे अब इसमें भी देखो केसरी और यंग इंडिया आप जानते हो, केसरी का क्या हो जाएगा, तिलक जी हो जाएगा, यंग इंडिया का गांधी जी हो जाएगा, सी का दो मिलाओ आंसर मिल गया, जो पढ़ चुके उससे आंसर मिल जाएगा। अब जो बचा उसको याद कर जाओ, जैसे मिरातुल अखबार पढ़े हुए हो आप, पहले ही पढ़े हुए हो, मिरातुल अखबार पे मैंने बताया था आपको बैन लगा था, किस नियम, अनुज्ञप्ति नियम से लगा था या फिर वर्नाकुलर फ्लैक्स एक्ट से लगा था, किसके बारे में क्वेश्चन इसके पहले वाली क्लास में समझाया हूँ। समाचार दर्पण ये याद कर जाओ, ठीक है, जेसी मार्शमैन का है, ये याद कर जाना ऐसे। करण निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इंडिपेंडेंट, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको देखो इंडिपेंडेंट के बारे में क्या ऊपर पढ़े ना हम लोग, अभी इंडिपेंडेंट से हमने शायद स्टार्ट ही किया है, आज की क्वेश्चन ही क्या है, इंडिपेंडेंट से ही स्टार्ट हुई है, दिखा दे रहा हूँ आपको, नहीं जल्दीबाजी में देखेगा तो नहीं भी दिखाऊंगा। देखो इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, यही मेरी कहानी द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू की है, ये बताया था। तो यानी अभी हम लोग जितनी भी बुक्स लिखी है ना उनके बारे में आज जानते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, सारी बुक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, रिपीट कर रहा है, एक दो नए बुक्स मिलेंगे तो वो देख लेना आप लोग को, ओके। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ओके। तो लगभग 20 मिनट का टाइम खत्म होगा, बट आपने लगभग 40 क्वेश्चन, मतलब ये 40 क्वेश्चन तक आप लोग कर जाते हैं बहुत आराम से। और आज स्टार्ट किया था हमने, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, आपके 30 नंबर क्वेश्चन से ना, हाँ 30 नंबर क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है। तो मतलब कुल मिला के लगभग 20-25 क्वेश्चन के करीब हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया। अब देखो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हो रहा है, क्योंकि धर्म और समाज में जाहिर सी बात है कमियां आ गई। सुधार कब होगा, जब कुछ कमी आई होगी। तो भारतीय धर्म और समाज में कमियां विद्यमान थी और कहीं ना कहीं सोसाइटी रिलीजन से बहुत इंटरलिंक होती है, ठीक है। और अब देखो कमियां क्या होगी, एक समय के बाद कास्टिज्म का रोल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है
कि दिक्कत यह जाती है कि जो लोअर कास्ट थे उनके राइट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी क्या है कि उनमें सुधार करना, उनको स्वतंत्रता प्रदान करना, उनकी सामाजिक स्थिति का उत्थान करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ये ड्यूरेशन ऐसा है जब धर्म परिवर्तन खूब हो रहा है तो वापस हिंदू धर्म की रक्षा का अभियान स्टार्ट किया जाएगा, पुनर्आगमन करा जाएगा, शुद्धि आंदोलन चला जाएगा। ये चीज देखने को मिलेगा। महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा किसी की स्थिति खराब है तो महिलाओं की। ठीक है, पैदा हुई तो शिशु बालिका वध चल रहा है। ठीक है, गलती से वहां से बच गई तो बाल विवाह चल रहा है, 8 साल की उम्र में शादी। जिस पर्सनालिटी ने, आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में देखोगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया, उसी पर्सनालिटी ने अपनी बच्ची की शादी एक कूच बिहार के राजा से कर देते हैं जो कि उनकी उम्र में 40 साल का अंतर था, यानी एक वृद्ध से शादी कर देते हैं अपनी बच्ची की शादी। ठीक है, और तीसरी ये देख लिए, अब मान लो बाल विवाह से बच गई तो भाई जिसकी 13 साल की उम्र में शादी हो रही है 40 साल के नौजवान से, ठीक है, तो मान लो हम मान के चलते कि किसी की जीवन प्रत्याशा 70 साल हो, 60 साल हो, तो भैया तुम जब तक पहुंचे 60 तक, ये 13 से पहुंची 23, 8 में हुआ तो 28, ऐसा ही होता था। अब सोचो 28 से 30 साल की उम्र में क्या हुआ, यानी विधवा हो गई। तो मैक्स ऑफ द केसेस में क्या था, चूंकि बाल विवाह का कॉन्सेप्ट चलता था तो हमारे यहाँ विधवा का भी बहुत ज्यादा रोल था, मतलब विधवा बहुत ज्यादा थी। विधवाओं की क्या था कि भाई इनको बचपन में शादी होती थी तो एजुकेशन नहीं मिल रहा था, तो चूंकि एजुकेटेड होती नहीं थी तो रोजी रोटी की दिक्कत आती थी, तो विधवा शिक्षा देनी जरूरत थी। इनको आवास प्रदान करने की, कितनी बार घर से निकाल दिया जाता था, तो इनको आवास प्रदान करना, ठीक है, सब मतलब कि कहीं निवास करे, इसकी जरूरत पड़ी। ये सारी चीज़ होगी। अब मान लो अब, लेकिन आप घर दे दो, आप पढ़ा दो, उससे बेटर कोई पार्टनर मिल जाए उनको, कोई लाइफ पार्टनर मिले कि भाई कि अभी 25 साल 24 साल 18 साल 12 साल की उम्र है, इसी में कोई अगर विधवा बन जाता है तो भाई यहाँ से 40 साल की लाइफ एक टफ लाइफ बन जाएगी। तो उनका क्या होना चाहिए, अगर उनके पास कोई पार्टनर आ जाए, किसी की शादी हो जाए, ठीक है, यानी विधवा पुनर्विवाह आ जाए तो बहुत बेटर की बात रहेगी। तो विधवा पुनर्विवाह कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब मान लो कि जो बच्चियां इन सबसे बच जाती हैं, बाल विवाह से बच गई, तो उनके लिए दिक्कत क्या थी, एजुकेशन नहीं मिलता था। ठीक है, तो महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इन सभी पे काम किया गया। ओके, इन सारी चीजों पे क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहां पे क्या किया जाएगा, बहुत सारे अंग्रेज थे, जो गवर्नर जनरल थे, उनसे भी मदद दी जाएगी कि भैया एक काम करो, हमारे यहाँ एक्ट बना के कुछ सुधार करो। सती प्रथा का कॉन्सेप्ट था, सोचो कि विधवा बच गई तो उनके साथ तो ये दिक्कत थी, जो नहीं बची वो सती हो जाती थी। ठीक है, कितनी बार ये बलपूर्वक किया जाता था। ठीक, और स्टार्ट करते हैं। इंट्रो तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया। अब देखो, चूंकि क्या कि अब शुरुआत कौन करेगा, तो शुरुआत करते हैं राजा राम मोहन राय। इनकी भाभी सती हुई थी इनकी आंखों के सामने, इससे ये काफ़ी आहत थे, तो इन्होंने ठान लिया था कि हम सामाजिक रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एजुकेशन का सेक्टर हो, वुमेन्स का सेक्टर हो, ठीक है, एकेश्वरवाद हो, सारे कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिए गए। और भारतीय पुनर्जागरण का इसी के लिए इनको पिता कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया का भी इनको फादर कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब रेनेसां से होता है। ठीक है, ओके, तो इसी के लिए इनको भारतीय जागृति या जो इंडियन रेनेसां है उसके फादर कहे जाते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या किया है, यहां से आगे एक कॉन्सेप्ट पहले यहां पे समझो, फिर आगे का चल के हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे। 1828 में क्या होता है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, ठीक है, ब्रह्म समाज की नींव रखी जाती है। उसके पहले ही राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी नींव रख ली है। तो ब्रह्म समाज की नींव कब रखी जाती है, तो ब्रह्म समाज की नींव रखी जाती है 1828 में, किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और जाहिर सी बात है, आप ये क्या हो रहा है बार बार, आप अगर किसी सोसाइटी की, किसी समाज की नींव रख रहे हो, कोई एसोसिएशन स्थापित कर रहे हो, तो होगा क्या, तो उसकी कुछ कॉन्सेप्ट, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या था कि हम एकेश्वरवाद को बढ़ावा देंगे, बहुदेववाद को नहीं, क्योंकि एकेश्वरवाद रहेगा तो जो आडंबर है वो कम हो जाएंगे। अब मान लो कोई किसी को सर दर्द हो रहा है तो उसकी अलग देवता है, पाँव में दर्द है तो अलग देवता है, तो इसके लिए एक ब्रह्म। ठीक है, और इसी के लिए हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा जो आप चेंजिंग देखोगे कि भारतीय समाज में सुधार करना किसी की बस की बात नहीं थी। रिलीजन ही भारतीयों को सुधार सकती है, और वास्तव में भारतीय समाज को आज भी अगर सुधारा जाए और रिलीजन का साथ पकड़ लिया जाए ना, उससे बेटर कोई हो नहीं सकता है। आज क्या है कि देखोगे कि कास्टिज्म को, ठीक है,
लीडर्स अलग आ गए हैं, मतलब बहुत सारी 3-5 चीज देखोगे। इन लीडर्स का सोचो, ये जितने भी लीडर्स होंगे सब अपर कास्ट के लीडर थे। इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि हम अपर कास्ट को समझा कर सकते हैं, तो अपर कास्ट को समझाने का तरीका क्या है, वेद से एग्जाम्पल उठाओ। अपर कास्ट को समझाने का क्या एग्जाम्पल है, उपनिषद से एग्जाम्पल उठाओ, ठीक है, वैदिक संहिताओं से एग्जाम्पल उठाओ, ठीक है। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, जो हमारे एंशिएंट रिलीजियस या टेक्सुअल्स बुक्स हैं उनसे एग्जाम्पल निकाल के दिखाया गया कि भैया आपके समाज की ये विशेषता नहीं है, जो आपने आज विशेषता अपनी बना ली है वो समय काल के साथ आपने सीखी है। हमारे लोगों ने, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे एंशिएंट पर्सन्स हैं, जिनके बारे में कह के या जिन बुक्स को पढ़ के हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक है, कि हमारी हिस्ट्री इतनी पुरानी है, तो हमारी हिस्ट्री इतनी स्वर्णिम भी है। अब इस एग्जाम्पल के साथ आप जब लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है कि, और यही एग्जाम्पल्स का देखो कि ब्रह्म समाज ने उपनिषद के बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज किए। उपनिषद में केशवरवाद है, मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, ये सारी बातें वहां पे है। तो धीरे धीरे उन्होंने सोसाइटी को बदलना स्टार्ट किया। ओके, तो ये सबसे बड़ी विशेषता थी। आ जाओ, मूर्ति पूजा का इनके द्वारा क्या किया जाता है, खंडन किया जाता है, क्योंकि एकेश्वरवाद, ठीक है, जो एकेश्वरवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोथिस्ट कहते हैं। तो इन्होंने एक बुक निकाली, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है, एकेश्वरवादियों को, ठीक है, उपहार। ये किस लैंग्वेज में लिखी, ये इनके द्वारा पर्शियन लैंग्वेज में यानी फारसी में लिखी गई थी। पर्शियन यानी फारसी में। इन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा के ऊपर भी काम किया। अब बताओ, सती प्रथा को किसने बैन किया, बैन किया किसने, विलियम बेंटिक ने। कब, 1829 में, 1829 में प्रॉपर एक एक्ट बना के विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन किया था। आगे चलो, देखो कोई भी एसोसिएशन बनेगा ना, तो जब उसकी मूल अवधारणा टूटेगी तो एसोसिएशन टूटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो लीडर्स आगे चल के ब्रह्म समाज में आते हैं। एक लीडर का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर और एक लीडर का नाम है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में आचार्य की पदवी पे थे और ये अपने मन से कई सारे डिसीजंस लेने लगते हैं बिना देवेंद्रनाथ टैगोर की सहमति के। देवेंद्रनाथ टैगोर भी ऊंचे ओहदे पे थे, तो ये इनसे आचार्य की पदवी छीन लेंगे। अब ये नाखुश हो जाएंगे, ठीक है, नाखुश हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ब्रह्म समाज से खुद को अलग कर लेंगे और ये एक ब्रह्म समाज बनाते हैं, एक जिसका नाम है नूतन ब्रह्म समाज या न्यू ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज पड़ता है। तो भारतीय ब्रह्म समाज किसकी है, केशव चंद्र सेन की है। और जिस ब्रह्म समाज की को नेतृत्व या लीडरशिप प्रदान कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी, उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। तो एक हो गया नूतन या न्यू ब्रह्म समाज और एक हो गया आदि ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज 2 पार्ट्स में डिवाइड। केशव चंद्र सेन लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ये बाल विवाह के अगेंस्ट क्या करते हैं, खूब आंदोलन चलाते हैं केशव चंद्र सेन, ठीक है। इनके प्रयासों की ही वजह से नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आता है, 1872 1872 में, जिसको हम लोग ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। इसमें क्या था कि भैया जो गर्ल्स की शादी की एज होगी वो 14 ईयर होगी और जो बॉयज की शादी की उम्र होगी वो 18 ईयर होगी। ओके, 3 मैरिज एक्ट आए थे, अभी एक को आपने देख लिया। इस एक्ट की तथ्य क्या है कि भाई 14 साल से छोटी उम्र की बच्चियों की शादी कानूनी तौर पे क्या हुआ, अवैध हो गया, गलत हो गया। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, केशव चंद्र सेन खुद ही अपनी 13 साल की बच्ची की शादी, 13 ईयर की बच्ची की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर देंगे। तो होगा क्या, चूंकि उद्देश्य, जो उद्देश्य से भारतीय ब्रह्म समाज बना है वो उद्देश्य ब्रेक हो रहा है, तो फिर से ब्रह्म समाज में ब्रेक होगा, भारतीय ब्रह्म समाज का टूट होगा और एक नए ब्रह्म समाज की नींव पड़ेगी जिसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज। ओके, साधारण ब्रह्म समाज की नींव पर रखी थी आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जी ने। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जी ने, ये चीज आपने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, 2 मिनट के अंदर पूरी पेपर खत्म हो जाएगा, एक पेज खत्म हो जाएगा। अब देखो, आत्मीय सभा की नींव ब्रह्म समाज के भी पहले किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा रखी गई थी। इनको राजा टाइटल जो दिया गया था वो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। पेंशन को बढ़ाने के लिए अकबर द्वितीय ने इनको भेजा था कहाँ, लंदन। उस वक्त लंदन में जॉर्ज चतुर्थ का शासन था, ध्यान देना, अभी आगे कहीं मिलेगा, आपको बताते हैं। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, भाई किस लैंग्वेज में थी, पर्शियन बता दिया, ठीक है। विलियम चतुर्थ, ठीक है, सम्राट विलियम चतुर्थ का शासन था, वो वहां पे जाते हैं,
ठीक है। लेकिन वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में। 30 में जाते हैं, एक दिन तो जाने में लगते नहीं थे, वहीं इनकी मृत्यु भी हो जाती है, वहीं इनकी समाधि भी है राजा राम मोहन राय की। कह रहा है कि एक ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो होता क्या है कि जब सामाजिक धार्मिक सुधार होगा तो इसी में क्या है कि कुछ हम लोग नए कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। जैसे वेस्टर्न कल्चर की जगह पे हमने वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाया, ठीक है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार जब होते हैं तो रिलीजियस रिफॉर्म हो रहे हैं, तो हो सकता हो कुछ पर्सनालिटीज ऐसी हो जिनको रिफॉर्म पसंद ना हो, वो पुरानी चीजें पकड़ना चाहते हो। उसी में एक पर्सनालिटी थे राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव ने बंगाल में एक धर्म सभा की नींव रखती हैं 1830 में। ये वही ड्यूरेशन है जब राजा राम मोहन राय बहुत सारे सामाजिक सुधार कर रहे हैं, इनसे प्रभावित होके, ठीक है, जो अकबर होती है वो उनको राजा के टाइटल देते हैं और फिर ये लंदन चले जाते हैं। ये वही दौर है। राधाकांत देव धर्म सभा का नींव रखेंगे और ये जितना सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो रहा है, इसमें जो रिफॉर्म हो रहा है, ये धर्म सभा के तहत उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। यानी कहीं ना कहीं धर्म सभा क्या करती थी, रूढ़िता को क्या करती थी, समर्थन देती थी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? कितनी बार क्वेश्चन आया है। अब मेरे दोस्त आप सब कर जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? बहुदेवा या कसोरात कर जाओगे। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? देखो, बाल विवाह इन सबका किया, वेस्टर्न एजुकेशन का नहीं किया, वेस्टर्न एजुकेशन का नहीं किया था, ठीक है। बल्कि जब विरोध नहीं किया था, यानी क्या था, समर्थन किया था। वो कहते थे कि जो उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा है, ठीक है, वो हमको क्या है, शिक्षा की जो अज्ञानता है। होता क्या था कि हमारे यहाँ जो मूल शिक्षा थी, जो उपनिषद वेद की जो शिक्षा थी, वो तो दी नहीं जाती थी। तो इसकी वजह से क्या है कि लोगों का दिमाग क्या था, दिमाग में एक अंधकार टाइप का था, यानी वो सच्चाई क्या थी उनको दिखती ही नहीं थी, ठीक है। कोई बोलते कि धरती चौकोर है तो मान लेगा चौकोर है, गोल है तो मान लेगा गोल है, ठीक है। धरती सूरज का चक्कर लगाती तो लगाती होगी, सूरज धरती का लगा रहा हो तो लगाती होगी, मतलब जो बोल दिया तो समझ लिए। तो इसी के लिए क्या कि वेस्टर्न एजुकेशन का क्या करते हैं, इनको मतलब कि वेस्टर्न एजुकेशन थोड़ा मॉडर्न एजुकेशन है, तो आधुनिक शिक्षा का प्रचार होना जरूरी है, ठीक है। इसी के लिए हमको आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहते हैं। विवेकानंद क्या कहते हैं? विवेकानंद हमको पता है कि अच्छा ये चीज हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखते हैं। हमको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी को हम लोग उनके 1893 के एक घटना के लिए जानते हैं। वो घटना कौन क्या थी? वो था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, ठीक है। धर्म संसद लगा था कहाँ पे, ठीक है, शिकागो में, यूएसए, शिकागो यूएसए में। वहाँ पे स्वामी विवेकानंद गए थे, वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता। तो 1893 में इस घटना के बाद क्या होते हैं, स्वामी विवेकानंद आते हैं भारत में। वो रामकृष्ण मिशन स्टार्ट करते हैं कब? 1897 में, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वेलूर में स्थित है। वेलूर कहाँ पे आप चाहो तो बता सकते हो, मद्रास में स्थित है या कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेलूर में स्थित है। अब देखो, और यही नहीं, स्वामी विवेकानंद चूंकि आप सोचो यूएसए में जाके भाषण देके आ रहे हैं, जो हम लोग कहते हैं जो योग दर्शन है, योग दर्शन का या जो भारतीय गरिमा है, जो भारतीय अध्यात्म है, उसका प्रचार करके यूएसए में आ रहे हैं, जहां पे सभी धर्मों के लीडर्स मौजूद थे, वहां आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, जो 1909 का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था, बाद में रामकृष्ण मिशन को रजिस्टर्ड भी करवाते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। इनकी बुक्स क्या योग दर्शन पे है, चाहे वो ज्ञान योग हो, वो कर्म योग हो, वो राजयोग है। तो ये त्रियोग के नाम से लोग जानते हैं। तो त्रियोग दर्शन जो बुक है, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये स्वामी विवेकानंद की बुक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। 12वां क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे। अब यहाँ पे आप देखो, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक स्टेटमेंट है। संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो ये कहते क्या है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यानी जो सामाजिक धार्मिक सुधार है, इनके जैसे बात ये थी ना कि ईश्वर की उपस्थिति इस समय क्या है, और भी कौन कि ईश्वर की आस्तिक और नास्तिक का कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हो गया, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। पुनर्जन्म के सिद्धांत में कोई ट्रस्ट करता है नहीं करता है, कर्म के सिद्धांत, ये सारे भी डिबेटेबल सब्जेक्ट बन गए। तो इनसे भी पूछा गया, भाई ईश्वर है या नहीं, आपका क्या है? मतलब कि ईश्वर के बारे में अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ, मेरे पास अभी प्राइमरी वर्क्स बचे हैं, मैं वो कर रहा हूँ अभी,
ठीक है, ये काम हो जाएगा फिर सोचूंगा। ये काम ही इतना बड़ा था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, बाद में समय नहीं बचेगा, ठीक, क्योंकि दिक्कत कम थोड़ी है। आर्य समाज की स्थापना, अब हम लोग आर्य समाज देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना हमको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक और नाम पड़ता है बचपन का नाम, उनका नाम है मूल शंकर। तो किसका नाम मूल शंकर है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ओके, इनकी तुलना, इनके धार्मिक सुधारों की वजह से इनकी तुलना मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया से, मतलब इनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी मार्टिन लूथर से इनकी तुलना की जाती है। वेदों की ओर लौटो, यानी इन्होंने जो वैदिक दर्शन है, अपने जो वैदिक संस्कृति हमारी, उसकी पुनर्स्थापना पे बड़ा जोर दिया। बोला यार वेदों की ओर लौटो, और वेदों में जो बातें बताई गई ना, वो हमारे धर्म की सबसे अच्छी बातें हैं। ठीक है, आज के समाज ने उसको छोड़ दिया है, दिक्कत इसीलिए है, इसीलिए आज समाज सुधारना पड़ रहा है, धर्म सुधारना पड़ रहा है। वेदों की ओर लौटो आप लोग। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन करके एक बुक इन्होंने और भी लिखा था, बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखा है। ये सारी बुक्स इन्होंने मतलब लिखी, शुद्धि आंदोलन चलाया गया, क्योंकि हिंदू धर्म को बहुत सारे लोगों ने छोड़ के ईसाई और मुसलमान बन चुके थे, तो उनका पुनरागमन कराया गया, शुद्धि आंदोलन चलाया गया, गंगा जल छिड़क के उनको प्योर किया गया, फिर से हिंदू धर्म में शामिल किया गया। ठीक है, ये सारी बातें। अब आ जाओ, 11 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया, 12वां कर लिया, 13वां नंबर क्वेश्चन आपसे हो गया। 14वां नंबर क्वेश्चन, कब आर्य समाज की नींव कब पड़ी? 1875 में। ठीक है, उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करना। ये सारी बात बता दिए। मार्टिन लूथर किसको कहा जाता था? ये आप लोग समझ गए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये आप लोग समझ लिए। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? ये आप लोग समझ लिए। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है आर्य समाज आंदोलन ने, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। तो बिल्कुल सही बात है, ये बताने में सफल होते हैं कि भाई कि क्यों वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से बताते हैं, विभिन्न लेखनियों के माध्यम से बताते हैं, पाखंड का खंडन करते हैं। जब पाखंड का खंडन कर रहे हो, क्योंकि पाखंड वैदिक पीरियड में था ही नहीं, ठीक है, तो यानी आडंबर, कर्मकांड, इस पे ब्रेक लग रहे हैं। ठीक है, तो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, कर्मकांड जब रुकेगा मतलब आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो ये काम हो गया, सही बात है। आगे कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की सत्ता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। देखो, श्वेत जाति की सत्ता मतलब व्हाइट मैन बर्डन, ठीक है, कि जो श्वेत जाति है वो श्रेष्ठ है, यानी जो पश्चिमी लोग आए हैं वो श्रेष्ठ हैं, इस कॉन्सेप्ट का खंडन किया। भाई वेदों की ओर लौटो, ये श्रेष्ठ नहीं, हमारा श्रेष्ठ है, हमारे अपने लोग श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके, लेकिन हिंदुओं में जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आई थी वो इनको कमजोर करने से नहीं, वो वेदों के में क्या बातें हैं, कर्मकांड के सिद्धांत को उलट करना, पाखंड का खंडन करने से आई। ठीक है, ना कि इससे। तो सिद्धांत व्याख्या ये नहीं करता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है आत्माराम पांडुरंग के ऊपर। आत्माराम पांडुरंग एक पर्सनालिटी है जिन्होंने प्रार्थना समाज की नींव रखी 1867 में। इसी प्रार्थना समाज से बाद में महादेव गोविंद रनाडे भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इनका नाम जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे में मिलता है, न्याय क्षेत्र से इनका संबंध रहा था। ओके, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक है, कौन? महादेव गोविंद रनाडे जी। तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की नींव रखी थी। इसका भी प्रार्थना समाज क्या है? समाज से मेरी प्रार्थना है कि इन्हीं नई बुराइयों को छोड़ दे, यानी सोशल रिफॉर्म की तरफ ध्यान दे। क्या क्या बुराइयां? चाइल्ड मैरिज चल रहा है, तो भाई मैरिज एज में बढ़ावा होना चाहिए, विवाह की आयु में वृद्धि करो, जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट जटिलताएं हैं उसको ब्रेक करो, वुमेन एजुकेशन का उत्थान करो, महिलाओं को शिक्षित करो। ये आत्माराम ने प्रार्थना किया था भारतीयों से। ज्योतिबा फुले हमको पता है दलित विरोधी जो जाति विरोधी जो आंदोलन थे चल रहा था, ठीक है, दलितों के उत्थान के लिए, उसमें ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। भीमराव अंबेडकर जैसे भी पहले ज्योतिबा फुले ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। इनकी बुक्स एक है गुलामगिरी, ठीक है, और इन्होंने एक एसोसिएशन की स्थापना की जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। ओके, तो ये ज्योतिबा फुले से संबंधित हो गया। एक पर्सनालिटी यहाँ पे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने देव समाज की नींव रखी थी 1887 में लाहौर में। कहाँ पे? 1887 लाहौर। अब जो 1887, 1875, 1830, 1867 आप सुन रहे हो, इसका एक क्रम बना जाओ। नेक्स्ट क्लास में मैं बना के आपको दे भी दूंगा। ओके,
इसी तरह से शिवदयाल साहब, जिसको हम लोग तुलसी राम जी के नाम से जानते हैं। अभी मैंने बोला कि आगरा में, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आगरा में क्या कोई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, तो शिवदयाल साहब, जिसको उनको हम लोग तुलसी राम जी के नाम से भी जानते हैं। राधा स्वामी सत्संग, सत्संग का मतलब क्या है, संतों का संग, ठीक है, यानी साधारण जीवन को बढ़ावा देता है। सत्संग, संतों के संग की बात करता है, ठीक है, ये सारी बात करता है। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई 1861 में आगरा में। ओके, तो ये 3 फैक्ट्स यहाँ पे हम लोग देखे। अब आंसर पे आते हैं। प्रार्थना समाज की नींव किसने रखी, तो आत्माराम पांडुरंग जी ने रखी, ठीक है। इसका क्या काम था हमने पहले देख लिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की, ये देख लें, गुलाम गिरी की बुक थी। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थी, तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थी, ये पूरी चीज हमने समझ लिया है। देव समाज की स्थापना किसने की, देव समाज की स्थापना देव, भगवान शिव और नारायण दो, यानी विष्णु और शिव दोनों इनके नाम में, और अग्नि देवता भी हैं, तो शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। तो देव समाज की उन्होंने स्थापना की, ठीक है, 1887 में। ओके, राधा स्वामी सत्संग के बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पे आओ, अभी हमने क्या देख लिया, राधा स्वामी सत्संग कहाँ पे है, तो रामा सत्संग, अच्छा कह रहे सही सुमेलित है, तो ये तो भाई आगरा में था, बनारस लिखा है। ओके, देव समाज अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा, आपको बताऊं, देखो देव समाज की स्थापना कहाँ की, लाहौर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, बनारस, काट दो। अब आपके पास सनातन धर्म रक्षणी सभा बचा, कह रहा कौन एक सुमिलित है, तो सनातन धर्म रक्षणी सभा, बिल्कुल सही बात है कि इसका संबंध कलकत्ता से है। यहाँ पे इसकी नींव पड़ी थी सनातन धर्म रक्षणी सभा की, क्यों, ठीक है, क्योंकि कलकत्ता क्या थी, प्रेसिडेंसी थी, और यहाँ पे ईसाइयत का भी प्रचार बहुत तेज हो रहा था, ठीक है। कलकत्ता बंगाल जो रेजिडेंस था उसका हिस्सा भी थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, और बंगाल एक अलग ही रियासत बन गई थी, तो इस्लाम का भी प्रचार यहाँ पे काम हो रहा था, तो कन्वर्जन यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता समझो। भारत धर्म महामंडल, इसकी स्थापना हुई थी आपके हरिद्वार में, भारत धर्म महामंडल की स्थापना हुई थी हरिद्वार में। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था, तो देखो लोकहित में काम तो ज्योतिबा फुले ने किया, लेकिन जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थी। बाल गंगाधर तिलक ने भी किया, लेकिन नाम पढ़ो, नाम में क्या है, यहाँ पे महादेव है, महादेव भी भाई लोक हित का काम, गोविंदा भी, यहाँ पे देखो गोपाल हरि देशमुख, ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब नाम में थोड़ा सा ईश्वर का नाम है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कर लेना, तो गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु किसने आंदोलन चलाया, तो उनका नाम है, विधवा पुनर्विवाह के लिए जिसने, उनका नाम है विष्णु शास्त्री, या उनको हम लोग विष्णु परशुराम पंडित के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने चलाया था। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। विडो रिमैरिज एक्ट, एक्ट आया था आपका 1856 में, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ यानी विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी 1850 में। डीके कर्वे इसी एसोसिएशन के क्या थे, सचिव थे, जो 1950 का विडो रिमैरिज एसोसिएशन बना था। डीके कर्वे क्या थे, डीके कर्वे क्या है, इसके सचिव हैं। ध्यान देना, डीके कर्वे को आप बताओ क्या भारत रत्न से दिया गया कि नहीं दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है डीके कर्वे को कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। ओके, तो ये क्या है, ये भी सचिव रहे हैं। विधवा आश्रम संघ की इन्होंने स्थापना की, क्यों, मैंने बताया विधवाओं को लोग घर से निकाल देते थे, तो विडो रिमैरिज एक्ट 1857 में आता है। लेकिन विडो रिमैरिज एक्ट आता किसके प्रयास से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, ठीक है। इन्होंने भारतीय समाज को समझाने के लिए वेदों का सहारा लिया, ठीक है। नेक्स्ट भी देख सकते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कानून था जो 1856 में पारित नहीं हुआ था, या 1856 से संबंधित कौन है। अब देखो, सती निषेध वाला तो मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि भाई 1829 में विलियम बेंटिक के एफर्ट के थ्रू इसको हटाया गया था, तो दो तो इसमें शामिल नहीं होगा। ओके, दो शामिल होगा, तो दो नहीं शामिल। अच्छा, राज किसी को मान लो कुछ भी नहीं पता हो, इसमें सपोज आपको ये भी नहीं पता था, आप देखो दो 50-50 में कैसे कन्वर्ट करते। राज्य हड़पने की नीति 1856 से संबंधित है कि नहीं है। देखो 1857 में बिल्कुल राज्य हड़पने की नीति थी, लेकिन ये नीति 1856 से ही लागू नहीं हुई थी। 1856 में तो जाते जाते अभी खत्म हो रही है, 1856 जाते जाते तो भाई अब ये क्या हो रही है, अब अपने अंतिम के कगार पे है, 1856 जाते जाते, ठीक है। तो यानी ये स्टार्ट हुई थी पहले ही, ये स्टार्ट हुई थी पहले ही, 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं तो 2 ऑप्शन कट गया।
क्योंकि डलहौजी तो आते ही स्टार्ट किया था ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये तो काट दो पहले ही। अब आपके पास बचा क्या, 1, 3 और 1, 1 तो सही है, यानी धार्मिक असुविधा कानून सही है। लेकिन पेपर में कह रहा है कि धार्मिक असुविधा कानून कोई था ही नहीं। एक्चुअली जाति अक्षमता कानून था 1850 का, 1850 का, ठीक है। धार्मिक असुविधा कानून कोई था ही नहीं। सती निषेध हमको बताया भाई 1829 में था, तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन आ गया था। ओके, डीके कर्वे के बारे में तो स्त्री शिक्षा से भी संबंधित थे, विधवा पुनर्विवाह से, अभी तो मैंने हम लोग देख ही लिए हैं, क्लियर देख लिए हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया, ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संघर्ष किया, वेदों का सहारा लिया लोगों को समझाने के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमको पता कि कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। इन्होंने ये भी बोला था कि भाई कि अभी मेरे पास ईश्वर को देखने समझने के लिए समय नहीं है, अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उस पर प्राइमरी काम है, हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। 1843 में किस कानून को किसको गैर कानूनी बनाया गया, 1843 में बरी किया गया। किसको, गुलामी से बरी किया गया। किसने किया, एलन बरो ने भारतीयों को गुलामी से बरी किया 1843 में, दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया, ठीक है, 1843 में। 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, केशव चंद्र सेन को। 14 वर्ष और 18 वर्ष क्या क्या था, हालांकि अपनी बेटी की शादी पहले ही कर थे, ये समझा चुका हूं, ठीक है। 1853 में जन्म, ये कह रहा है कि ऊपर का स्टेटमेंट किसके बारे में दे रहा हूं, तो ये बहराम जी मालाबारी के संदर्भ में एक स्टेटमेंट है, याद कर जाओ। 3-4 बातें उनके बारे में। पहली बात उनके बारे में क्या है, ठीक है, अच्छी बात, पारसी और समाज, ये एक पारसी और समाज सुधारक थे, पहली स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया का इन्होंने संपादन किया। ध्यान देना, वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया है, ना कि वॉइस ऑफ इंडिया को ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया से संबंध दादाभाई नौरोजी का भी है, ठीक है, ध्यान देना है। तो इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया का इन्होंने संपादन किया। आगे चल के इन्होंने क्या किया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट जो कंसेंट एक्ट था उसको पारित किया, सम्मति आयु अधिनियम। इसमें बच्चियों की शादी की उम्र 2 साल घटा दी गई, 14 वर्ष से 12 वर्ष कर दी गई। और ये जो घटाया गया था ना, इस पर तिलक जी ने विरोध किया था, ठीक है। आगे शादी से संबंधित एक और अधिनियम लाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम 1929 में डॉक्टर हरिविलास शारदा जी द्वारा लाया गया। इसमें शादी की उम्र में और वृद्धि की गई, ठीक है, कितनी कर दी गई, तो जो 14 वर्ष से 12 वर्ष किया गया था उसको पुनः कितना कर दिया गया, 14 वर्ष कर दिया गया। ओके, अब आ जाओ थियोसॉफिकल सोसाइटी। जब आप ब्रिटिशर्स की भूमिका देखते हो तो सबसे इंपॉर्टेंस हो जाती है। कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावेट्स्की 1879 में भारत आए। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी, अडयार मद्रास में इसका हेडक्वार्टर रखा। बाद में एनी बेसेंट का इनसे इससे जुड़ जाती हैं। एनी बेसेंट फिर इसी सोसाइटी के थ्रू भारत में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। बाद में एनी बेसेंट क्या करती हैं, होम रूल लीग चलाती हैं, ठीक है। ये सारी घटनाएं संबंधित हैं। अब आंसर क्या है, कर्नल ऑलकॉट के कारण, ठीक है, इसने सोसाइटी अब भारत में सफलता प्राप्त करने में ऑलकॉट ने तो न्यूयॉर्क की चली गई थी, इनोवेशन काफी एफर्ट करती हैं। आगे क्या कर रहा है, कर्नल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कर्नल ऑलकॉट, ठीक है, मैडम ब्लावेट्स्की और एनी बेसेंट का संबंध है, ना कि महादेव गोविंद रानडे का। महादेव गोविंद रानडे का कितना किससे संबंध है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। राजा राम मोहन राय, ये तीनों हम लोग अभी पढ़े, आंसर बहुत आसान है। आगे कह रहा है कि प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, राधा कृष्ण मिशन। प्रार्थना समाज बताओ, हम प्रार्थना करते हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, कौन प्रार्थना कर रहा है, विवेकानंद कर रहे हैं, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती हमको पता है भाई। आर्य समाज आ जाओ, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज किसका होगा बताओ। रामकृष्ण परमहंस का तो प्रार्थना समाज से बाद में कौन जुड़ जाता है, रानडे जुड़ जाते हैं। ओके, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, राधा स्वामी सत्संग हमने को बताया मैंने, तुलसीराम आगरा। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने इसकी नींव रखी थी, बाद में रानडे भी से जुड़ जाते हैं, ठीक। अब आत्मीय सभा का संबंध कर रहा है टैगोर से। आत्मीय सभा का संबंध क्या है, टैगोर से तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आत्मीय सभा की मैंने आपको इनिशियली बताया न्यू की किसके द्वारा की थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। आ जाओ, ब्रह्म समाज,
अब देखो ब्रह्म समाज की नींव, तो ब्रह्म समाज तो कलकत्ता से होगा, ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन राय प्रथम सुधारक है और सुधार कलकत्ता से स्टार्ट होता है, बंगाल से स्टार्ट होता है, तो कलकत्ता, ब्रह्म समाज को आप लिख दो कलकत्ता। इसमें क्या है ना, लखनऊ में अवध का ड्यूरेशन रहा है, इस्लामिक ड्यूरेशन रहा है, तो नवदा उल उलमा, ठीक है, दारुल उलूम की भी स्थापना देखो इसी समय होती है। नवदा उल उलमा का संबंध क्या हो गया, आपके लखनऊ से हो गया, ये याद कर जाओ। अब आपके पास होता है क्या, आर्य समाज, आर्य समाज की न्यू मुंबई में पड़ी, ठीक है, तो ये हो गया। 1826 में जूरी एक्ट आया था। जूरी एक्ट ये कहता था, ये बेसिकली जुडिशरी का एक कह सकते हैं कि जुडिशरी पे रिलीजियस इंपैक्ट देख सकते हो। हिंदू और मुसलमान के मामलों की सुनवाई तो यूरोपीय और ईसाई कर सकते थे जज, लेकिन यूरोपीय और ईसाई, इसमें भारतीय ईसाई भी शामिल है, इनके मामलों की सुनवाई हिंदू और मुसलमान नहीं कर सकते थे। यही था जूरी अधिनियम 1826 का। राजा राम मोहन राय ने बहुत तगड़ा इसमें विरोध किया था, ठीक है। कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है, तो भैया सत्यशोधक समाज, हमने अभी पढ़ा किसके द्वारा, सत्यशोधक समाज किसका है, ठीक है। गुलामगिरी, कुछ याद आया, तो तत्वबोधिनी सभा भाई अभी हमने पढ़ा था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए थी ब्रह्म समाज। एक पार्ट को लीड करते थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ही तत्वबोधिनी सभा स्टार्ट की। भारतीय ब्रह्म समाज हमको पता है कि केशव चंद्र सेन जब आचार्य के पद से हट जाएंगे, ओके। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की जाती है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, तो मंदुकराव पाटिल, बहुजन समाज की नींव किसने रखी थी, मंदुकराव पाटिल ने। मंदुकराव पाटिल ने बहुजन समाज की नींव रखी। कोल्हापुर के साहू महाराज ने इनको समर्थन भी दिया था। कारण क्या कि कोल्हापुर के साहू महाराज का ब्राह्मणों के साथ कुछ विवाद चला था, जिसके कारण उन्होंने इनको और इस आंदोलन के लोगों को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं, यानी कास्टिज्म में विश्वास करते हैं, इस तरीके के कास्टिज्म में, तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत ही मजेदार स्टेटमेंट, और ये सच्चाई, मतलब ये इस स्टेटमेंट को हर हिंदुस्तानी को मानना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, राजा राम मोहन राय का संबंध किसे, केशव चंद्र सेन का संबंध किसे, दयानंद सरस्वती का संबंध किसे, रामकृष्ण परमहंस का। कह रहा यह किसने कहा कि ब्रह्मवाद, ब्रह्मवर्ड, अब देखो ब्रह्म समाज, ब्रह्मवर्ड पकड़ो, ब्रह्म समाज से बताओ किसका संबंध है, राजा राम मोहन राय का संबंध है, केशव चंद्र सेन का संबंध है, ठीक है, दयानंद सरस्वती का संबंध है, रामकृष्ण। सी और डी का संबंध तो एक से नहीं है, तो है भी नहीं, ठीक है। सी और डी दोनों का संबंध एक से नहीं, तो दोनों जगह पे देखो एक है ही नहीं। सोचो सोचो, अगर ऐसा हो तो क्या हो, ठीक है। अब आपके पास दिक्कत है भाई, राजा राम मोहन राय, चलो अब आगे पढ़ो। पहले हिंदू धर्म की पहचान वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, सी का 2 भैया डायरेक्ट मिल गया, सी का 2 मिल गया, सी का 2 मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अभी भी हमारे पास वही दिक्कत है जो दिक्कत पहले मौजूद थी। आ जाओ अगला पढ़ो। इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। यह कहा कि हिंदू धर्म को का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। किसने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, तो हमको बताया कि ये उपनिषद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये राजा राम मोहन राय ने बहुत एक्सेप्ट किया था, ठीक है, भारतीय धर्म में सुधार करने के लिए, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय का संबंध हो गया 1 और 4 आंसर, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया। रामकृष्ण परमहंस, हिंदू धर्म की पहचान, मतलब रामकृष्ण परमहंस का संबंध क्या हो गया, ठीक है, तो उसे आप कर सकते हो, ओके, ये यहां पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर गलत। राजा राम मोहन राय को आदि ब्रह्म समाज की नींव डाले थे। आदि ब्रह्म समाज की नींव किसने डाला था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ओके। फिर कह रहा है इसको मैच दी करने के लिए। अब डी के कर्वे हमको होता है कि सचिव थे विडोरी मैरिज एक्ट के, 1 का 2 सही होगा, 2 जगह पे है। अब आ जाओ, बी का 1 सही होगा, तुरंत मिला दिया है, तो बी का 1 यानी कलकत्ता में जो कन्या विद्यालय की स्थापना थी, इसमें बैथून का संबंध हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हमको पता है कि विद्यासागर का संबंध, ठीक है। विद्यासागर ने देखो बाल विवाह से संबंधित नहीं थे, विद्यासागर का संबंध बेसिकली क्या था, देखो अभी हमने मालावारी के संबंध में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पढ़ा था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट पढ़ा था, ओके। इसमें कितना किया गया था, 12 और 14 कर दिया गया था, ठीक है। तो बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष में आपके ये हो गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या हो गया, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर थे, ओके, इनसे संबंधित हो गया। करण मृत्यु कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी को मिलाया है ज्योतिबा फुले से। बहिष्कृत हितकारिणी, ये मुझे लग रहा है ना कि भीमराव अम्बेडकर जी का संबंध है इससे, बिल्कुल सही बात है,
ठीक है, बहिष्कृत कार्य का संबंध भीमराव अम्बेडकर जी का है। यंग बंगाल हेनरी डेरिशियो, विलियम सोसाइटी, कर्नल ओलकॉट, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियट एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये गलत था। ओके, ये किसने, भीमराव अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो, निम्नलिखित समाज सुधारकों में किसने संस्कृत भाषा में प्रवीणता प्रदान की? तो हमको पता है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर संस्कृत के प्रोफेसर थे। दयानंद सरस्वती वेदों के लोटों का नारा दिए थे, यानी ये भी संस्कृत में थे। दो ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी राजा राममोहन राय को भी संस्कृत आती थी, ठीक है, तो तीनों लोग का संबंध था। दारुल उलूम, अभी हमने पढ़ा है कि लखनऊ में क्या था, नौदा उलूम द्वारा लखनऊ में दारुल उलूम की स्थापना किए थे, मौलवी सिबली नुमानी के परामर्श के थ्रू इसको की गई थी, ठीक है। नौदातुल उलूमा द्वारा लखनऊ में दारुल उलूम की स्थापना मौलानी सिबली नुमानी के समर्थन से किया गया था, ठीक है। नुमानी जी क्या थे, दारुल उलूम के शिक्षक भी रहे हैं। तो ये आगे क्या आंसर, आंसर का ए, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में कहीं मतलब ये जो मौलाना सिबली नुमानी थे ये याद खचा सीधा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग ऊपर देखें, देखो देवबंद आंदोलन का संबंध यूपी से 1886 में चला था, ठीक है। 1886 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1866, ठीक है। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने स्टार्ट किया था, देवबंद यूपी से। ध्यान देना, कौन से दो पर्सनालिटी हैं, तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, इनका संबंध है। तारकेश्वर आंदोलन आफ्टर 1857 देखोगे, या 20वीं शताब्दी में जो सुधार आंदोलन था, खासतौर पे मंदिर में रिफॉर्म से संबंधित था, मंदिरों में भ्रष्टाचार था। एक पंडित जी थे, उनका एक अफेयर था, ठीक है, और मंदिर के धन का दुरुपयोग भी कर रहे थे, ठीक है, ताकत का भी दुरुपयोग कर रहे थे, तो इनके विरुद्ध चला था। हॉली पद्धति का संबंध क्या था, बधुआ मजदूरी से संबंधित था। हॉली पद्धति का संबंध किसे, बधुआ मजदूरी से संबंधित है। हॉली पद्धति के अंतर्गत क्या होता था, बारदोली क्षेत्र की एक जनजाति थी जिसका नाम था आपकी कालीपराज। इस जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी के रूप में कार्य करना पड़ा था। तो हाली पद्धति क्या है, बधुआ मजदूरी से संबंधित है। ओके, तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। आज इनडायरेक्टली हमने लगभग 70 उत्तर के करीब में क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, 70 से 75 के अराउंड क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और करंट अफेयर के लिए तैयारी कर लेना। जय हिंद।